आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। एक किस्से से शुरू करता हूं मैं। आप कश्मीर जाएंगे तो श्रीनगर में एक जवाहर नगर कॉलोनी है, बड़ी खूबसूरत सी कॉलोनी है। उसमें एक पार्क है, पार्क में एक कब्र बनी हुई है, कब्र पे आएंगे हम, लेकिन उसके पहले उस पार्क के ठीक सामने एक घर है हृदयनाथ वांचू का। हृदयनाथ वांचू 1990s में जब आग लगी हुई थी श्रीनगर में, कश्मीर में, तो उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, ह्यूमन राइट्स का काम करते थे बेसिकली। और वहां पर जो यंग लड़कों को उठाने का काम हो रहा था, सीआरपीएफ जिस तरह से यंग लड़कों को उठा रही थी और बाकी सारा कुछ हो रहा था, उस पर वो लगातार काम कर रहे थे। एक दिन अचानक फोन आया कि फला जगह पे किसी आदमी का मर्डर हो गया, आप प्लीज पहुंच जाइए वहां पर। ऑटो लिए वहां पहुंच गए, वहां पहुंचे तो उन्हें गोली मार दी गई। उसके पहले ही रास्ते में पंडित हृदयनाथ वांचू को गोली मार दी गई। पंडित हृदयनाथ वांचू के बेटे हैं कुमार वांचू। कुमार वांचू का मेडिकल का काम था और कुमार वांचू साहब से जब लोगों ने कहा कि सारे कश्मीरी पंडित चले गए, तुम क्यों रुके हुए हो, अब तो तुम्हारे बाप की कबाब का मर्डर भी हो गया, तो उन्होंने कहा कि 1990 में जब जलजला आया हुआ था और हर कश्मीरी पंडित यहाँ से भाग रहा था, तब मेरे बाप ने ये फैसला लिया था कि मैं अपने पुरखों की जमीन नहीं छोड़ूंगा। अब वो बाप जब इसी जमीन पर शहीद हो गए हैं तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। और दोस्तों, आज भी वो घर वहां पर बदस्तूर है। जो वहां का ऑटो स्टैंड है, हृदयनाथ वांचू के सम्मान में हृदयनाथ वांचू ऑटो स्टैंड उसका नाम है। और जिस कब्र की मैं बात कर रहा था, कब्र नहीं, एक समाधि जैसी है वो बनी हुई। वो इसलिए बनी कि लोगों ने कहा कि उस समय अगर उनकी लाश शहर में निकलेगी तो बलवा हो जाएगा, तो उसी पार्क में उनको जलाया गया। और जाहिर तौर पे अगल बगल सारे मुस्लिम्स थे, सबकी आंखों में आंसू था। मैं यहाँ से बात क्यों शुरू कर रहा हूँ? हाँ, मैं फिल्म पर ही रहना चाहूंगा, फिल्म और कश्मीर पर ही रहना चाहूंगा। बाकी इसके आगे पीछे की बातें आप लोग जानते हैं और होती ही रहेगी। यहाँ से मैंने कहानी क्यों शुरू? कहानी मैंने यहाँ से इसलिए शुरू की कि आप जब कश्मीर में जाएंगे, श्रीनगर में जाएंगे, तो कोई तीसरा दरवाजा, कोई दूसरा दरवाजा खटखटा लीजिए और ऐसी ये कहानी वहां से निकल के आ जाए। 86 के बाद का कश्मीर, 86 से लेके आज 2022 हो गया। और मैं 89 नहीं कह रहा हूँ, मैं 86 कह रहा हूँ, उसको समझ के कह रहा हूँ। तीस्ता बहन ने उसके पहले की बात काफी की थी, इलेक्शंस वगैरह की, जरूरत जितनी होगी उतनी मैं शामिल करूंगा। तो 86 के बाद से लेके और आज तक कश्मीर में शायद ही कोई घर ऐसा बचा होगा जहां इस तरह की कहानियां ना हो। नंबर 1। नंबर 2, कश्मीरी पंडित ये बात समझनी चाहिए कि वास्तव में वहां अल्पसंख्यक थे, और अल्पसंख्यक नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो अल्पसंख्यक थे। 4% आबादी थी, 3.96% की आबादी थी। हाँ, ये बात जरूर थी कि पढ़ा लिखा तबका था, नौकरियों में था, अखबारों में काम करते थे। श्रीनगर में काफी कंसंट्रेशन था, हब्बा कदल और उसके आसपास के इलाकों में, रैनावाड़ी, हब्बा कदल, ये पूरा इलाका जो उनका था, तो दिखते थे वो। आप कश्मीर अगर उस दौर में जो लोग जाते थे, मैं तो उस दौर में इतना बड़ा था नहीं कि कश्मीर जा पाता, लेकिन जो लोग उस दौर में गए हैं वो बताते हैं कि दिखते थे, उनका प्रेजेंस दिखता है। उस दौर की किताबें पढ़ते तो वो प्रेजेंस खत्म हो। तीसरा, मैंने जहां बात खत्म की थी, मैं वहां से शुरू करूंगा कि हकीकत को सबसे पहले हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम हकीकत को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम बस ऐसे ही कहते रहेंगे कि फर्जी फिल्म है, नफरती फिल्म है। हम सच बात नहीं कर पाएंगे। नफरती फिल्म है, लेकिन वो क्यों बनी, क्यों सफल हो रही है, इसको समझने की कोशिश करते हुए अपने भीतर झांकने की भी थोड़ी जरूरत है। तो 1990 का वो दौर था जब वो 3.96% कश्मीरी पंडित बाहर निकल आए, घाटी से बाहर निकल आए। मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूं कि भगा दिए गए, क्यों नहीं करता हूं वो मैं आगे बात करूंगा। और इस बात को स्वीकार करके मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि आजाद हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी ट्रेजेडीज हुई हैं, उनमें से एक ये ट्रेजेडी थी कि कश्मीरी पंडितों को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। अपनी जमीन चाहे पंडित को छोड़नी पड़े, चाहे दलित को छोड़नी पड़े, चाहे मुस्लिम को छोड़नी पड़े, वो हमेशा दर्दनाक होती है, खौफनाक होती है। इस हकीकत को स्वीकार करना पड़े। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ये फिल्म बताती है कि सारे मुसलमान एक दिन इकट्ठा हो गए, उनको गुस्सा आया और उन्होंने कश्मीरी पंडितों की औरतों के साथ जिना किया, कश्मीरी पंडितों को मारा और डर के कश्मीरी पंडित भाग गए। यहां ही मेरी दिक्कत है इस फिल्म से। ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को नहीं मारा गया, ऐसा नहीं है कि जिना नहीं हुआ वहां पर, बिल्कुल हुआ।
लेकिन आप जिस तरह से बताते हैं, मैंने जो फैक्ट दिया उसी पे सोचिए कि अगर 96% लोग सोच ले कि 4% लोगों को खत्म कर देना है, तो क्या वहां एक भी आदमी जिंदा बच पाता? भागना वगना तो आप छोड़ दीजिए। इस हाल में अगर ये सारे लोग सोच ले कि ये 5 लोग जो मंच पे बैठे हैं इनके हाथ पांव तोड़ देने हैं, तो हम कितने भी बड़े पहलवान हो, क्या हम बच सकते हैं? अगर हम यहां से बच के निकल पाएंगे तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप में से कुछ लोग हमारी मदद करेंगे, थोड़ा रास्ता बना देंगे, थोड़ा बीच बचाव कर देंगे और हम निकल जाएंगे। 90 में जो हुआ वो यही हुआ। अब थोड़ी जिम्मेदारियों पे बात करने तो चीजें और समझ में आ जाती हैं। कश्मीर एक अजीब सा हिस्सा रहा है हिंदुस्तान का। अजीब जब मैं कह रहा हूं तो नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो एक ऐसा हिस्सा रहा है जिसके बारे में रोज नारे लगते रहे हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जिसके बारे में हमारी मालूमात बेहद 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 कम। जैसे मैं एक बात कहूं सर, आपने कहा कि क्या कश्मीर में कश्मीरी पंडित भी थे? हाँ, कश्मीर घाटी के अंदर हिंदुओं के नाम पर कश्मीरी पंडित भी थे। बहुत थोड़े से खत्री, मुझे लगता है कि 700-800 खत्री उस जमाने में भी थे, इससे ज्यादा परिवार नहीं, 700-800 वाकई खत्री थे। कश्मीरी पंडित ही वहां पर हिंदू थे। घाटी के अंदर कोई दलित और बाकी जातियां नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडित थे। और ये सवाल मुझसे इतनी बार पूछा जा चुका है जिससे समझ में आता है कि हम कश्मीर को कितना कम जानते हैं। कश्मीर एक ऐसा इलाका रहा जिसके साथ हमने कॉलोनी की तरह व्यवहार किया। कॉलोनी क्या होती है? जैसे हम अंग्रेजों की कॉलोनी थे, हमें वो अधिकार नहीं मिलेंगे, हमें वो आजादी नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे ऊपर हुकूमत का दावा जो है वो लगातार किया जाता रहेगा। ये कश्मीर के साथ हुआ है। जिस शेख अब्दुल्ला की बात कर रही थी तीस्ता, आप याद कीजिए कि कितने बरस हमने उनको किन किन जेलों में रखा है। एक वाकया मुझे याद आता है कि वहां के एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि अगर मैं अभी आपसे कहूं कि 5 टुकड़ियां आर्मी की भेज दीजिए तो मैं रात को कहूंगा और सुबह आर्मी पहुंच जाएगी, लेकिन मैं आपसे कहूं कि मुझे एक हाई स्कूल खोलना है और उसके लिए फंड की जरूरत है तो महीनों लग जाएंगे। ये कश्मीर के साथ, और उसी के साथ एक और किस्सा है कि उन्हीं चीफ मिनिस्टर को हटाने के लिए 22 MLA जो है वो इंदिरा गांधी के पास पहुंचे और इंदिरा जी से उन्होंने कहा कि हमको चीफ मिनिस्टर को हटाना है। अब आप सोचिए कि जहां इतनी छोटी सी विधानसभा है वहां 22 MLA अगर खिलाफ हो जाए तो तबाही मच जानी चाहिए। इंदिरा गांधी ने कहा कि तुम इलेक्शन जीत के नहीं आते हो, तुम्हें हम लोग जिता के इलेक्शन ले आते हैं, तुम्हारा कोई हक नहीं है इस तरह की डिमांड करने की, यहां से निकल जाओ वरना जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या कहीं हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में 22 MLA को ये कहने की औकात किसी की है? ऐसे हजार किस्से आप सुनते चले जाएंगे कि कश्मीर में इलेक्शंस कैसे कराए गए, कैसे मनपसंद लोगों को रखा गया और जो नापसंद लोग थे उनको किनारे किया गया। इस प्रोसेस में हुआ, जब आप कश्मीर को देखेंगे तो कश्मीर में मुस्लिम जो थे वो डोमिनेटिंग थे, मतलब मुस्लिम बहुमत था, और देश में मुस्लिम जो थे वो अल्पसंख्यक थे। क्या है अल्पसंख्यक? इसका उलट करके देख लीजिए, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित थे वो अल्पसंख्यक थे लेकिन देश के बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा थे। और ये शुरू हुआ था अकबर के जमाने में। अकबर को वहां माना जाता है कि पहला बाहरी शासक था जिसने कश्मीर को गुलाम बनाया था। और जब अकबर ने गुलाम बनाया तो क्या किया? वहां जो लोकल मुस्लिम चीफटेन थे उनको हराया था। तो उसको भरोसे के कुछ कश्मीरी लोग चाहिए थे जो जमीनों की माप कर सके, जो टैक्स वसूल सके, जो स्कूलों में पढ़ा सके, जो दरबार में छोटा मोटा काम कर सके। उसके लिए उसने किसको चुना? उसके लिए उसने चुना कश्मीरी पंडितों को। तो कश्मीरी पंडितों की मजबूरी ये थी कि शासक के साथ मिले बिना उनको ताकत नहीं मिलती थी, क्योंकि वो 3-4% थे। और उस जमाने से लेके अगर आप देखेंगे 1846 में वहां पे डोगरा शासन होता है, उसके बाद 1947 में आजाद होता है। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, क्योंकि एग्रीकल्चर ही वहां मेन चीज रह गई थी, एग्रीकल्चर और थोड़ा बहुत सिल्क का काम। तो एग्रीकल्चर में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है जिसमें तलाटी होते हैं, हमारे यहाँ पटवारी बोलते हैं, आपके यहाँ शायद तलाटी बोलते हैं, तलाटी से लेके तहसीलदार से लेके तलाटी और उसके नीचे भी शक्कार वगैरह हुआ करते थे। 98 से 99% कश्मीरी पंडित हुआ करते थे। जो रेशम का पूरा काम था उसमें जो टैक्स वसूलने वाले हुआ करते थे वो पूरे के पूरे कश्मीरी पंडित हुआ करते थे। रिश्ता क्या बनता था? ऊपर बैठा था एक बादशाह या राजा जो खुद नहीं बैठता था। 1846 के पहले वहां सूबेदार हुआ करते थे, चाहे अफगानों के हो, चाहे सिखों के हो, चाहे मुगलों के हो। उसके बाद डायरेक्टली डोगरा राजा है, उसको जरूरत से ज्यादा टैक्स चाहिए था, जितना ज्यादा टैक्स मिल सके। तो वहां से आदेश जारी होता था कि अधिक से अधिक टैक्स वसूलो।
वसूलने का काम किसका था? कश्मीरी पंडित का। टैक्स देने वाला कौन था? 96% सुन्नी मुसलमान थे जो खेती करते थे। ये रिश्ता क्या बना? कश्मीरी पंडित टैक्स वसूलने वाला, कश्मीरी मुसलमान टैक्स देने वाला। तो होता क्या है कि जब हमारे घर पे बिजली कटती है तो हम बिजली मंत्री को तो फोन करते नहीं है, जो बंदा हमारा बिजली काटने आया होता है उससे हम लड़ाई करते हैं। ये रिश्ता बना, इस रिश्ते को समझना पड़ेगा कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों। 19वीं सदी आते आते कहानी ये हुई कि कश्मीरी पंडित लोग पढ़े लिखे थे, नौकरियां मिलनी चाहिए थी उनको, लेकिन अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी कि वो चाहते थे कि बाहर के लोग ज्यादा से ज्यादा सूबों में जाएं। मतलब महाराष्ट्र अगर एक सूबा है तो यहाँ यूपी से लाके लोगों को भरा जाए, यूपी अगर एक सूबा है तो वहां महाराष्ट्र से ले जाके लोगों को भरा जाए, ताकि अंग्रेज कंट्रोल कर सके। उसी समय ये डिमांड शुरू होती है कश्मीर कश्मीरियों के लिए, यानी कश्मीर की नौकरियां और कश्मीर की जो जमीनें हैं, जिस 370 और 35A की बात हो रही है उसके बीच की मैं बात बता रहा हूँ, और यहां से आपको समझ में आएगा कि वो तनाव कैसा था। तो वहां से बात शुरू होती है कि कश्मीर कश्मीरियों के लिए। कश्मीरी पंडितों को लगता है पढ़े लिखे तो हम ही हैं, एक बार कश्मीर कश्मीरियों के लिए हो गया तो सारी नौकरियों में हमारा कब्जा हो जाएगा। और नौकरियों के अलावा कुछ आता नहीं था, ब्राह्मण थे, न वो खेती कर सकते थे, न वो दरी बुन सकते थे, न वो शाल बुन सकते थे। तो साहब 1926 में जब हरि सिंह राजा बनते हैं, महाराजा बनते हैं, तो ये कानून बना कि कश्मीर कश्मीरियों के लिए है, जिसको नागरिकता कानून वहां पे कहते हैं, जिसको कहते हैं कि वहां के नागरिक जो हैं वही वहां नौकरी कर सकते हैं और वही जमीन खरीद सकते हैं। 35A की माँ वही, जब हमारा आईन बना तो उसमें 35A के रूप में उसी को शामिल किया गया। हुआ क्या कि मुसलमानों ने देर से शुरू किया था, और जो लारैब कह रहे थे वो वहां भी था कि वहां के जो एलीट मुस्लिम क्लास थे, जो मुल्ला लोग थे और बाकी लोग थे, वो लड़कियों को तो बात पढ़ने नहीं दिया, वो छोड़ दीजिए। मर्द लड़कों को भी अंग्रेजी जो एजुकेशन था वो लेने से मना कर रहे थे कि अगर अंग्रेजी तालीम तुम हासिल करोगे तो फिर क्या क्या होगा वो सब आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। उसके चलते 20 साल लेट हो गए। लेकिन 20 साल लेट होने के बावजूद 1926 में जब वो कानून बना, तब तक कुछ लड़के जो हैं लाहौर और अलीगढ़ जाकर पढ़ के आ गए थे। इन्हीं में से एक थे शेख अब्दुल्ला, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बॉटनी में MSc किया था। अब आप जरा कल्पना कीजिए, मेरे जो बाप थे बताते थे कि 1969 में जब वो MSc टॉप करके निकले तो 3 प्रबंधक उनका इंतजार कर रहे थे कि हमारे कॉलेज में पढ़ाने चलो, हमारे कॉलेज में पढ़ाने चलो। शेख अब्दुल्ला MSc बॉटनी करके जाते हैं और वहां एक स्कूल में उनको मुदर्रिसी मिलती है, और ऐसे ही युवाओं ने वहां पर मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बनाया था, और उस ग्रुप ने डिमांड करनी शुरू की नौकरियों की। अब जब मुसलमानों ने नौकरियां मांगनी शुरू की तो कश्मीरी पंडितों को लगा कि 20 साल लड़ने के बाद तो नौकरियों पे हमारी मोनोपोली बनी। और नौकरियां जब मैं कह रहा हूं तो क्लास 1 और क्लास 2 नहीं, इस बात को समझिए कि क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियों पर हरि सिंह डोगरा, अंग्रेजों और पंजाबियों का कब्जा था, उनके परिवार के लोगों का, डोगरों और पंजाबियों का कब्जा था। ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की बात हो रही है, क्लर्क, हेड क्लर्क, टीचर, चपरासी, इस तरह की नौकरियों की बात हो रही है। तो उनको लगा अब ये आ गए तो हमारे लिए और दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद 1931 में वो सब कुछ हुआ। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, जिसको कश्मीरी पंडितों से अगर आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हमारे खिलाफ सबसे बड़ा हमला था। कश्मीरी मुसलमान उस दिन बलिदान दिवस, शहीद दिवस मनाते हैं, वो वहां से टकराव शुरू होता है। उसके बाद एक ग्लांसी कमीशन बनता है। ग्लांसी कमीशन पहली बार वहां मुसलमानों को पिछड़ों का दर्जा देता है और रिजर्वेशन देता है। इसके बाद जो मैं कहने जा रहा हूं वहां से मैं सीधे फिर जोड़। इसके बाद कश्मीरी पंडितों ने एक मूवमेंट शुरू किया, उसका नाम दिया रोटी मूवमेंट। अब आप में से जो लोग कश्मीर गए हैं, और खासतौर पे आप बता रहे थे 80 के आसपास गए हैं और होटलों से बाहर निकल के खाना खाया, मेरी तरह गांवों में रुके हैं या लोगों के घरों में रुके हैं, शादियों में गए हैं, दावत में गए हैं, उनको पता होगा कि कश्मीर में रोटी जो है वो सुबह सुबह नून चाय के साथ मिलती है। बाकी रोटी वहां खाने में नहीं है, वहां चावल, शाली जिसको बोलते हैं, चावल वहां खाने की चीज है। तो फिर ये रोटी आंदोलन का नाम क्यों दिया गया, समझिए इसका। क्योंकि लाहौर में हिंदू नेशनलिज्म है वो अपने तरीके से डेवलप हो रहा था, पूरे देश में डेवलप हो रहा था। और वो जो 4% कश्मीरी पंडित थे उनको ये लग रहा था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन से अगर हम सीधे लड़ाई लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, ताकत हमें कहां से मिलेगी, जो हिंदू महासभा और बाकी सारे संगठन हैं उनसे मिलेगी। और वो सुनेंगे चावल आंदोलन तो हंसेंगे। पूरे देश में रोटी खाई जाती है, लाहौर में रोटी खाई जाती है, दिल्ली में रोटी खाई जाती है, तो हम रोटी मूवमेंट कहेंगे तो उससे जोड़ पाएंगे। यानी मैं कहना यह चाह रहा था कि दोषी ना कश्मीरी पंडित था, ना कश्मीरी मुसलमान,
लेकिन इतिहास ने उनको एक ऐसे हालात में लाके डाल दिया था कि कश्मीरी पंडित को जो ताकत मिलती थी वो ताकत मिलती थी हमेशा सेंटर से, चाहे वो अकबर के जमाने में लाहौर और दिल्ली रहा हो, चाहे वो हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद दिल्ली रहा हो। इसीलिए कश्मीरी पंडितों के अंदर सबसे बड़ी बात क्या थी कि उनके घरों में कहा था कि आपको आईएएस बनना है। आप देखेंगे उस जमाने में आईएएस खूब सारे कश्मीरी पंडित होते थे, और जो आईएएस नहीं हो पाते थे वो या तो डॉक्टर होते थे और या फिर सहाफी बन जाते थे, पत्रकार। 1990 में जब सारा कुछ ये होता है तो जो 36 बड़े अखबार थे देश भर के, उस जमाने में न्यूज चैनल तो नहीं होते थे, उसमें 32 के जो संवाददाता थे कश्मीर के वो कश्मीरी पंडित थे। जवाहरलाल नेहरू के अगर आप कैबिनेट देखेंगे, जो उनका सेक्रेटरीट जो देखेंगे, सारे कश्मीरी पंडित भरे हुए थे। आप इंदिरा गांधी का देखेंगे तो माखनलाल फोतेदार जैसा आदमी कश्मीर को हैंडल करता था, जो कश्मीर में किसी मोहल्ले के वार्ड में भी इलेक्शन जीतने लायक नहीं था। वो माखनलाल फोतेदार जो है कश्मीर को हैंडल करता था। हाँ, ये सच्चाई है। एक एमएलए का चुनाव वो जीते थे और उसमें इतनी गड़बड़ी की गई थी कि 7 लोग उनके खिलाफ लड़ रहे थे, उसमें से 6 के पर्चे खत्म कर दिए गए थे। तो इस तरह से वो इलेक्शन जीत के आए थे और वो दिल्ली में बैठ के हैंडल करते थे पूरी की पूरी पॉलिटिक्स कश्मीर की। तो कश्मीरी पंडितों ने अपनी पूरी ताकत यहां से लानी शुरू की और 1986 तक कश्मीरी मुसलमानों को समझाने में सफल हुए लोग, क्योंकि हमने लगातार चुनावों में बदकारी की वहां पर कि हिंदुस्तान तुम्हें आजादी से इलेक्शन नहीं लड़ने देगा और हिंदुस्तान तुम्हारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको यूज नहीं करने देगा। ये गलती हमारी थी। अगर 1986 के इलेक्शन का वो मैं एग्जांपल दूं जो बहुत दिया जाता है कि आमिर कदल एक जगह है, अगर आप कभी कश्मीर में जाएंगे अभी भी बड़ी अप मार्केट है। आमिर कदल में इलेक्शन हो रहा था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए थे जो लड़ रहे थे वो हार मान के घर जा चुके थे। उन्होंने कहा अब तो हार हो गई, घर चले गए। 11 बजे रात को उनको बुला के लाया गया और कहा गया हुजूर आप जीत गए। जो विपक्ष में था, जो लड़ रहा था, जो लगातार आगे चल रहा था, उस बंदे ने खड़ा होकर कहा कि कैसे अभी तक मैं आगे चल रहा था, अचानक मैं कैसे हार गया। उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। उसका जो एजेंट था उस समय 19 साल का लड़का, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। उसी 19 साल के लड़के का नाम यासीन मलिक है जिसको इस फिल्म में दिखाया गया है, और उसी कैंडिडेट का नाम सैयद सलाउद्दीन है जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर। ये 1986 के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। और इस इलेक्शन में क्या हुआ था? इस इलेक्शन में एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लड़ रही थी, दूसरी तरफ मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF, जिसको मफ कहूंगा आगे से मैं, वो लड़ रहा था। मफ की कहानी यह थी कि मफ को सेमी लायलिस्ट कहा जाता था, यानी वो पूरी तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो इस बात की मांग करते थे कि आपने वादा किया है तो एक बार जनमत संग्रह को करा दीजिए। और अलग अलग तरह के लोग थे, गिलानी साहब भी थे उसमें, लोन साहब भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे, जिससे ज्यादातर लोग बाद में हुर्रियत में आए। सारे चुनावी पंडितों का मानना था कि मफ अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी तो 15 से 16 सीटें जीत जाएगी। उसके बावजूद श्रीनगर और साउथ की कई सीटों पर जो गड़बड़ियां की गई, 6 या 7 सीटें उन्होंने उसके बावजूद जीती। उसके चलते मफ हारने के बाद ये कहने की कंडीशन में आ गई कि देखो हिंदुस्तान तुम्हें कभी आजादी से लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लड़ने देगा। बहुत सारी कहानियां हैं, कश्मीर पर बोलते हुए स्टार्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक छोटा सा किस्सा और सुना दो, शायद मेरी सारी बात साफ हो जाएगी। इसके ठीक पहले वाले इलेक्शन में जब शेख साहब की मौत हो गई, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्शन लड़ा। इंदिरा गांधी ने फारूक से कहा कि साथ मिलकर लड़िए। फारूक ने कहा कि नहीं, हम अलग अलग लड़ते हैं, बाद में जरूरत होगी तो हम साथ हो जाएंगे। अलग अलग चुनाव हुआ। उस समय इंदिरा गांधी ने जिस तरह का प्रचार वहां पे जाके किया, अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई बीजेपी का आदमी कर रहा हूं। मैं दोष नहीं दे रहा हूं, अभी जम्मू की बात पर मैं आऊंगा आपके। और परिणाम ये हुआ कि जम्मू की सारी सीटें इंदिरा गांधी ने जीती और कश्मीर की सारी सीटें जो है फारूक ने जीती। एनटी रामाराव का नाम जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, और एनटी रामाराव उसके बाद उस समय जो है विपक्ष का एक पूरा मूवमेंट चला रहे थे जिसमें अलग अलग इलाकों में विपक्ष की सभा होती थी। फारूक से गलती ये हो गई कि उन्होंने अपने यहाँ बुला लिया और श्रीनगर में एक सभा हुई, बाकी किसी स्टेट में तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन फारूक को गद्दी से हटाने के लिए इंदिरा गांधी इस कदर बेचैन हुई कि बीके नेहरू जो उनके रिश्ते में भाई लगते थे, जब उन्होंने मना कर दिया कि हम इनको गद्दी से नहीं हटा सकते, आप जो खेल करना चाह रहे हैं दल बदल का वो हम नहीं करवा सकते, तो अपने सगे भाई बीके नेहरू को जम्मू से हटा के भेजा गया गुजरात, अहमदाबाद, और इसी जगमोहन को वहां भेजा गया ताकि फारूक की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया जा सके। जगमोहन वहां गए, फारूक की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया, और उसके बाद गुलशाह की सरकार आई, जिसको गुल कर्फ्यू आज भी कहा जा सकता है क्योंकि जनता से कहा जाता है क्योंकि जनता इतनी नाराज हुई कि अगले 6 महीने कश्मीर में कर्फ्यू लगा।
तो असल में कश्मीर को हम जानते नहीं हैं, और जब जानने की कोशिश करते हैं और किसी और सूबे से, हिंदुस्तान के किसी और सूबे से जब उसकी तुलना करते हैं, तो हमें पता ये चलता है कि जहां बाकी सूबों में जनता जब नाराज होती है तो बीजेपी को बदल के कांग्रेस को ला देती है, कांग्रेस को बदल के किसी और को ला देती है, वहां कश्मीर की जो आवाम थी उसको यह हक नहीं दिया गया। सेंटर का हमेशा वहां कंट्रोल रहा और लोगों की ये मान्यता रही कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो सेंट्रल से जुड़े हुए हैं और सेंटर इनके हिसाब से फैसले देता है। ये माहौल था जो पूरा भाई भाई का एक बनाया जाता है, भाई भाई होता है, सब होता है, लेकिन ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स वहां पे थी और इसकी जड़ में नौकरियों की वो समस्या थी। मैं शॉर्ट में कहूं कि जैसे बाकी हिंदुस्तान में जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ होते हैं और जिस तरह का तरीका अपनाते हैं विरोध का, लगभग वही तरीका कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी मुसलमानों के आरक्षण के विरोध का लगातार अपनाया और आपस में ये सारा कुछ चलता है। इसके बाद 90 का जो टाइम आया, हुआ क्या था, जो फिल्म जिन लोगों ने देखी है वो जानते हैं कि फिल्म शुरू होती है कि माहौल बड़ा खराब है। ये माहौल खराब बना कैसे था? वो दौर आते आते सत्ता से लगभग नियंत्रण खत्म हो चुका था स्टेट का। इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हो गया था और पाकिस्तान, जो ये मफ के लोग जो थे, चुनाव हारे थे और जिस तरह का पूरा माहौल बना था, उस माहौल में पाकिस्तान वहां के यंग लड़कों को ये समझाने में कामयाब हो गया था कि आजादी ही वो चीज है जो तुमको डेमोक्रेटिक राइट्स दिलवा सकती है। और कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर गाड़ियां लगती थी, पिंडी रावलपिंडी, और बच्चे भर भर के पाकिस्तान जा रहे थे और वहां बंदूकों से लैस होके आ रहे थे। और हमारा इंटेलिजेंस, अगर आप दुलत साहब की किताब पढ़ें जो समय हमारे इंटेलिजेंस चीफ थे, तो हमारे इंटेलिजेंस को बहुत कुछ पता ही नहीं चलता। आपको मैं बताऊं कि जिम्मेदारी किसकी थी उसमें मैं किसी को माफ नहीं करता, ना मैं राजीव गांधी को माफ करता हूं, ना फारूक साहब को माफ करता हूं, मैं किसी को माफ नहीं करता हूं। लेकिन फारूक साहब के मुताल्लिक एक बात करना मैं जरूर चाहता हूं। आप सब जानते होंगे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की जो बेटी थी उनका अपहरण हो गया। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण हुआ और आतंकवादियों ने पहली बार 3 आतंकवादियों को छोड़ने की मांग रखी, तो फारूक साहब ने कहा कि ये बिल्कुल बेकार की बात है, हम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और लड़की को हम ऐसे ही आजाद करा देंगे। मीर वायस, जो वहां के मीर वायस है, मीर वायस का मतलब इस सभा में समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। मीर वायस ने कहा कि ये एंटी इस्लामिक है, कुंवारी लड़की का ये जो अपहरण हुआ है वो एंटी इस्लामिक है। और पूरे कश्मीर में इस तरह का गुस्से का माहौल बना हुआ था। उस समय जो हमारे केंद्र में सरकार थी वो आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। होम मिनिस्टर बनाया गया था मुफ्ती मोहम्मद सईद को कि कश्मीर पर थोड़ा मरहम लगे, और बीजेपी भी उसको सपोर्ट कर रही थी। अब ये पंडित मुस्लिम वाली सारी बात की जाती है। मुफ्ती मोहम्मद सईद जब कश्मीर पहुंचे तो जानते हैं उनके साथ कौन थे? उनके साथ थे मोतीलाल भट्ट। मोतीलाल भट्ट कौन थे? इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे और मुफ्ती मोहम्मद सईद के बड़े अच्छे दोस्त कश्मीरी पंडित थे। सारी डीलिंग जो की है वो मोतीलाल भट्ट ने की है और उसके बाद आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। जब आतंकवादियों को छोड़ दिया गया तो जो मूवमेंट इतना सा था जिसको लोग देख रहे थे कि ये कुछ लड़के हैं जिनका दिमाग खराब हो गया है, रातों रात वो हीरो बन गए। रातों रात जनता को लगने लगा कि अब हराया जा सकता है, झुकाया जा सकता है हिंदुस्तान को। और उसके बाद जो हालात खराब हुए, आपने क्या किया? आपने जगमोहन को भेज दिया। मैंने इसीलिए जगमोहन की पहली पारी आपको बताई थी। जो राज्यपाल आपके यहाँ आए, एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करे, उसके बाद 6 महीने तक कर्फ्यू लगा रहे, उसके बाद उस बुलशाह सरकार को भी बर्खास्त कर दे, और उसके बाद जिसकी पूरी इमेज इमरजेंसी में दिल्ली से लेकर और कश्मीर तक एंटी मुस्लिम को हो, उसको आप ऐसे समय भेज रहे हैं जिस समय कश्मीर में आग लगी हुई है। आज 18, 19, 20 की बात की जा रही है कि इस तारीख को पहुंचे, उस तारीख को पहुंचे। सीधी बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि जिस दिन जगमोहन ज्वाइन करेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। 18 तारीख को जगमोहन के नाम की घोषणा हुई। 18 तारीख को फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया। उनसे कहा गया आप पद पे बने रहिए जब तक राज्यपाल नहीं आते। उन्होंने कहा मैं एक क्षण भी पद पे बना नहीं रहूंगा, एक लम्हा भी मैं और चीफ मिनिस्टर नहीं रहूंगा। उन्होंने चार्ज छोड़ दिया। तो नेचुरली सेंट्रल गवर्नमेंट थी। और जगमोहन ने क्या किया वहां जाने के बाद? जगमोहन ने वहां जाने के बाद बयान दिए कि कश्मीर का हर इंसान जो है वो आतंकवादी हो चुका है और मैं एक एक आतंकवादी को खत्म कर दूंगा। जगमोहन ने क्या किया कि वहां की जो विधानसभा थी उसको भंग कर दिया। जो लोग उनसे बात करना चाहते थे उनको उठा के गिरफ्तार कर दिया। और यही वो पूरा का पूरा माहौल था जिसमें कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ। ये तो हुई एक बात। अभी 10 मिनट और बात कर सकता हूं जी। दूसरी बात क्या थी? जब आतंकवादी कार्यवाहियां वहां पे शुरू हुई
तो हमें समझना चाहिए कि वो एंटी इंडिया आतंकवादी कार्रवाइयां थी। हमें कोई इसमें गफलत में नहीं रहना चाहिए कि वो कोई बिगड़े हुए बच्चे थे वगैरह वगैरह। बाकायदा ऑपरेशन टोपाज के तहत पाकिस्तान ने ट्रेन करके उनको भेजा था और वो कार्रवाइयां ये थी कि हिंदुस्तान को कश्मीर से बाहर किया जाए और कश्मीर को आजाद कराया जाए। मैं आजाद शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, आगे मैं दो इस पर बात करेंगे। तो जो भी इंडिया के फेवर में था उसको मारा गया और इसीलिए जो पहला हमला हुआ था वो हुआ जीए वटाली साहब के ऊपर। जीए वटाली कौन थे? पुलिस महानिरीक्षक थे वहां के। पहला हमला उनके ऊपर हुआ, वटाली साहब बच गए। 2 महीने बाद उनके छोटे भाई गुलशन वटाली को मार दिया गया। जो पहला पॉलिटिकल बंदा मारा गया वो कौन था? वो था मोहम्मद यूसुफ हलवाई। मोहम्मद यूसुफ हलवाई कौन था? नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। नेशनल कॉन्फ्रेंस को माना जाता था कि ये हिंदुस्तान का तिरंगा उठाने वाली पार्टी। और इसके बाद जब आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने लोग मारे गए हैं शायद वो सूची आसानी से कंप्लीट भी नहीं होगी। सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए, यहां तक कि शेख अब्दुल्ला के सगे भतीजे की भी हत्या की गई। उसके बाद सबसे बड़ा क्या था हिंदुस्तान? एक तो आईबी, अगर आपको इंडिया को जीतना है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों को चुन चुन के मारा गया। अब ये फैसला तो हिंदुस्तान का था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपने मुसलमानों को नहीं रखा था, सिर्फ कश्मीरी पंडितों को रखा था और बाहर के हिंदुओं को रखा था। ये फैसला तो आपका था। आपने भरोसा नहीं किया कभी इस देश के मुसलमानों पर, जिसकी कीमत अगर उस समय हिंदुओं को चुकानी पड़ी तो कोई क्या कर सकता है। तो आईबी के लोगों को मारा गया। आप दुल्हन की किताब को भी उठा के दे सकते। दूसरा क्या था? उस जमाने में मैंने बताया, सब जानते हैं, टीवी चैनल्स नहीं थे, रेडियो था। रेडियो और दूरदर्शन तो एक प्रोपोगेंडा वार था। लोग पाकिस्तान का रेडियो लगा के सुनने लगे थे, बीबीसी सुनते थे और इंडिया का जो सारा प्रोपोगेंडा था, इंडिया के पक्ष की जो सारी बात थी वो हो रही थी रेडियो से। तो हुजूर ये बिल्कुल लाजिम था कि रेडियो और दूरदर्शन पे हमला होता। आप जब बात करेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि दूरदर्शन के डायरेक्टर लासा कौल को मार दिया गया, लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा कि लासा कौल साहब के अलावा 27 मुसलमानों की लिस्ट है जो आकाशवाणी और रेडियो में काम करते थे, जिनको या तो मार दिया गया या जिनके ऊपर हमला हुआ किसी तरह से बच गए। उस वक्त जो हमला हो रहा था वो रेडियो पे हो रहा था, वो हिंदू या मुसलमान पे नहीं हो रहा था। उस वक्त जो हमला हुआ, नीलकांत गंजू की बात की गई है, इस फिल्म में भी बात की गई है, जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा दी थी इसलिए उनको गोली मारी गई। आपको कोई ये बात नहीं बताएगा कि मौलाना मदूदी साहब को क्यों गोली मारी गई। मौलाना मदूदी साहब को इसलिए गोली मारी गई क्योंकि जो माना जाता है कि हजरत साहब का बाल रखा हुआ है, आपको याद है कि 60s में वो बाल मोए मुबारक गायब हो गया था और गायब होने के बाद मौलाना मदूदी थे जिन्होंने जो बाल दोबारा मिला तो उन्होंने कहा हक बात है, कहा कि ये सही बाल है। उस जुर्म में 80 साल के मौलाना मदूदी को मार दिया गया। आपको कोई नहीं बताएगा कि मीर वाइस मौलवी फारूक को क्यों मारा गया, क्योंकि उन्होंने जब उस बच्ची का अपहरण हुआ था मुफ्ती साहब के तो उसको एंटी इस्लामिक कहा था। अगर मैं बोलता जाऊं तो कई घंटे में लगातार इस तरह के नाम आपको बता सकता हूं दोनों तरफ के, जिनको सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि माना जा रहा था कि वो हिंदुस्तान का परचम लेकर खड़े हैं, या फिर पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी स्टाइल है, पाकिस्तान जो करना चाहता है उसके रास्ते का रोड़ा है।